तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग बुक का काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि सीधा कल परीक्षा में आएगा। कल परीक्षा में यही आएगा 17 तारीख को, जो कल आपका हिंदी का एक बोर्ड में पेपर है उसमें यही इसी में से आएगा। टोटल हम लोग 100 को देखेंगे। ठीक, आज हम लोग इसमें से टोटल 100 को बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जिसमें से 50 को आपका कल परीक्षा में सीधा लड़ेगा। 50 को क्योंकि 50 को बुक से रहता है, 50 को ग्रामर से रहता है, इसलिए आज हम लोग 100 को बुक का देख रहे हैं, जिसमें से 50 को पूरी लड़ेगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? तो लिखेंगे भारत में जाति प्रथा का बेरोजगारी। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मानव मुक्ति का पुरोधा किन्हें कहा जाता है? मानव मुक्ति का पुरोधा किन्हें कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को, मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक, आगे चलिए। अगला है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? तो भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, या रुचि के पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन का कारण क्यों नहीं है? तो रुचि के आधार पर नहीं होने के कारण। अगला प्रश्न, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था, महू नामक स्थान पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हो गए। अगला है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो अम्बेडकर जी ने कहा था, डॉक्टर। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा है। अगला है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों नहीं मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के किस भाषण का भाग है? तो याद रखिएगा, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का है, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन सी एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। अगला है, 20 के दांत शीर्षक कहानी की विद्या है। 20 की दांत शीर्षक कहानी पाठ की कौन सी विद्या है? तो यह एक कहानी है। ठीक, शीर्षक कहानी, यह कहानी है 20 की दांत। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना। मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। अगला प्रश्न, नलिन मिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सी है? तो 20 के दांत। ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 के दांत। अगला है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन बी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न, सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती किसकी बहनें हैं? तो खोखा की बहनें हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगला, खोखा के दौड़ किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने तोड़ा था। ठीक, याद रखिएगा। अगला है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा, बदरघाट पटना में। अगला, सेन साहब की कार की कीमत 7,500 था। ऑप्शन ए हो जाएगा 7,500, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सेन साहब के आंखों का तारा कौन है? तो खोखा। खोखा सेन साहब की आंखों की तारा था। अगला है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? तो खोखा से। खोखा से हो सकता है। अगला प्रश्न, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था। अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किसने कही थी? तो सेन साहब की धर्म पत्नी ने कहा था। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, सेन साहब ने कहा था। ठीक, अगला प्रश्न, सेन साहब की 5 लड़कियाँ कैसी थी? तो सुशील। ऑप्शन डी हो जाएगा, सुशील। अगला, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने का सिक्के से भरा घड़ा मिला? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। ऑप्शन सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। अगला है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था। ठीक, अगला है, निर्वंश विद्या का संबंध है तो मानव विज्ञान से। याद रखिएगा, निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। अगला, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मेघदूत का। याद रखेगा, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी। 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था।
अगला, सर विलियम जोन्स भारत का यात्रा करते हुए कब पहुंचा था? तो 1883 में, ठीक, याद रखिएगा 1783। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 1783 में। इसे मैक्स मुलर ने क्या कहा था? तो नया सिकंदर, ठीक, नया सिकंदर इसे ही कहा था, आधुनिक का नया सिकंदर। अगला, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो याद रखिएगा ग्रामीण भारत में। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में होता है। अगला, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था, ठीक। अगला, भारत से हम क्या सीखें पाठ की कौन सी विद्या है? तो यह एक भाषण है। भारत से हम क्या सीखें क्या है? एक भाषण है। अगला है, मैक्स मुलर ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो स्वामी विवेकानंद जी को। ऑप्शन बी हो जाएंगे स्वामी विवेक। 37 नंबर प्रश्न है, प्लेटो और कांट थे क्या थे? तो महान दार्शनिक थे, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा दार्शनिक, यूनान के। अगला है, मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था? तो 18 वर्ष की अवस्था में, ठीक, याद रखेगा 18 वर्ष। अगला, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को कहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा मैक्स मुलर को। अगला प्रश्न है, दारिश नामक सोने से सिक्का भाड़ा किसे मिला था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था, ठीक। अगला है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जागरण का संचार हुआ है? तो नीति कथा के क्षेत्र में, ठीक, याद रखेगा ऑप्शन बी हो जाएगा नीति कथा। अगला है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल किया है? तो संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रखेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हम क्या थे? हम क्या थे वनस्पति? हेगेल, सॉरी, यहाँ हकर्स होगा, ठीक, हकर्स क्या था? ठीक, तो याद रखिएगा यह एक खगोल वैज्ञानिक, वनस्पति भूगोलशास्त्री, ज्योतिषाचार्य, यह एक वनस्पति वैज्ञानिक था, ठीक। हकर्स होगा। हकर्स क्या था? तो यह वनस्पति वैज्ञानिक। अगला प्रश्न, पुराने का मोह हर समय वांछनीय ही नहीं होता, यह कथन किसका है? तो सॉरी, कहाँ से लिया गया है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग, ठीक। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथक उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथक हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है, ठीक। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है, नाखून को निर्लज अपराधी कहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि पुराने का मोह हर समय वांछनीय ही नहीं होता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, कालिदास ने, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा कालिदास ने। अगला प्रश्न है, दधीची की हड्डी से क्या बना है? तो इंद्र का वज्र दधीची के हड्डी से बना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उनकी छोटी लड़की ने पूछा था, ठीक। अगला है, ललित निबंध क्या है? ललित निबंध क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। नौबत खाना में याद नहीं होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सी है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नाखून किसका प्रतीक है? तो पार्श्ववृत्ति का प्रतीक है, ठीक। पार्श्ववृत्ति मनुष्य के पशुता का प्रतीक है। अगला हो जाएगा, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किस जीवांत का प्रतीक है? तो पशुता का, पार्श्ववृत्ति का, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा पार्श्ववृत्ति का। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907, 1906, 1905 या 1907? 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक, याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। अगला प्रश्न है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा अनजान स्मृतियों को। टोटल 100 प्रश्न है, उसी में से कल 50 को आएगा और 50 को रहेगा आपका ग्रामर में से, याद रखिएगा, ठीक। अगला है, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो नाखून का बढ़ना मनुष्य के अंध सहजात वृत्तियाँ का पहचान है, ठीक। अगला प्रश्न, आलोक पर्व शीर्षक पाठ निबंध किसकी रचना है? तो द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया था? तो छोटी लड़की ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा छोटी लड़की। अगला है, सूर्य नामक पुस्तक किस रचना किसने किया था? तो महात्मा गांधी, मैक्स मुलर, बिरजू महाराज, गुणाकर मूल्य हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी गुणाकर मूल्य। पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक गुणाकर मूल्य की। अगला है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना? गुणाकर मूल्य हो गया। अगला है, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में, ठीक, याद रखिएगा नेवारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मैक्स मुलर नहीं है, गुणाकर मूल्य, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा गुणाकर मूल्य। अगला है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां
किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में, ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा गुणाकर मूल्य। अगला प्रश्न हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की, ठीक। अगला प्रश्न है दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की, सरहपाद की रचना है, सरहपाद, सरहपाद, सरहपाद की, ठीक, याद रखिएगा। अगला है रामायण किसकी रचना है? तो रामायण किसकी रचना है? वाल्मीकि जी का। किस भाषा में है? तो संस्कृत में। रामायण वाल्मीकि जी द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। अगला है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नागरी लिपि एक निबंध है, ठीक, याद रखिएगा। नागरी लिपि क्या है? एक निबंध है। अगला है तमिल, मलयालम, तेलुगु आदि भाषाएं बोली जाती हैं, कहाँ की भाषाएं हैं? तो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु सब दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। अगला है नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य होगा, ठीक, गुणाकर मूल्य। अगला सरहपाद किसकी सरहपाद की कृति है? तो दोहा कोश, दोहा कोश सरहपाद की कृति है, ठीक। अगला है हिंदी के आदि कवि हैं, हिंदी के आदि कवि सरहपाद, ठीक। अगला है हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला है 12वीं सदी में केरल के शासकों द्वारा सिक्के पर वीर के रलस जैसे शब्द किस लिपि में लिखे जाती थी? तो देवनागरी लिपि में, ठीक, याद रखिएगा। देवनागरी लिपि में वीर के रलस जैसे शब्द लिखे जाते थे। अगला है ईसा का 14वीं-15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों को किस लिपि में कहा है? तो देवनागरी लिपि में, ऑप्शन बी हो जाएगा देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख के कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत में 9वीं सदी से, ठीक, याद रखिएगा, 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। दक्षिण भारत में 8वीं सदी से। अगला है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत से, ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण भारत से। अगला है बेतमा दनपत्र किस समय का है? तो 1010 ईस्वी, 1010 नहीं है, 1010 ईस्वी, ठीक, 1010 बेतमा दनपत्र 1010 ईस्वी, ऑप्शन ए में ही होगा 1010 में, ठीक। अगला है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, ठीक। अगला प्रश्न विजयनगर के शासकों द्वारा लेख किस लिपि में मिलती है? देवनागरी लिपि में। नंदी नागरी लिपि या फिर इसी को कहा जाता है देवनागरी लिपि, ठीक, नंदी नागरी लिपि, ऑप्शन डी हो जाएगा, या देवनागरी लिपि। अगला है परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाला था? तो धारा नगरी के, ऑप्शन डी हो जाएगा धारा नगरी के। अगला है बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी निर्मला, लेखक की पत्नी। अगला है जिंदगी और जोग किसकी रचना है? तो अमरकांत की रचना है, ठीक, लेखक अमरकांत, बहादुर के लेखक अमरकांत की रचना है। अगला है बहादुर को कौन लेकर आया था? तो लेखक का साला लेकर आया था, लेखक का साला, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो बलिया से, उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बलिया में, ठीक। अगला है बहादुर कहाँ भाग कर आया था? नेपाल से। कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से, याद रखिएगा, बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। अगला बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र था, ठीक, लेखक का पुत्र किशोर था जो उसे मारता था बहादुर को। अगला बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर, ऑप्शन बी हो जाएगा दिल बहादुर। अगला बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ के मार के डर से, माँ के मार के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा माँ के मार के कारण। अगला है अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो बहादुर, ऑप्शन डी हो जाएगा बहादुर। अगला है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा युद्ध में। बहादुर को मार खाकर भैंस भागे भागे किसके पास आ गई थी? तो उसकी माँ के पास आ गई थी, ठीक, माँ के पास, माँ के पास। अगला प्रश्न है लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो पैसे चुराने का आरोप, 11 रुपये चुराने का आरोप लगाए थे, ठीक। अगला है बहादुर नाखून की कहानी है, इनमें से कौन एक कहानी है? तो बहादुर एक कहानी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है, ठीक। अगला है बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था बहादुर। अगला है बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो 11 रुपये का, ठीक। अगला प्रश्न है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों में आए परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है मित्र मिलन किसकी संग्रह है? मित्र मिलन शीर्षक कहानी किसकी संग्रह है? तो अमरकांत की, ऑप्शन डी हो जाएगा अमरकांत की। अगला प्रश्न है 99 लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार को आए थे, ठीक।
रविवार को आए थे लेखक के पत्नी के रिश्तेदार। यहाँ पे हम लोग टोटल चैप्टर 1 से 6 तक देख लिए, बहादुर तक जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है बहादुर तक देख लिए। टोटल हमारा 12 चैप्टर है गद्य खंड में, यानी कि चैप्टर 6 से 12 तक हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक, तो आपको जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपको और सारा प्रश्न मिल जाएगा। और इसके लिए अब हम लोग सब्जेक्टिव का भी आएगा लेक्चर। सब्जेक्टिव में आपको जितना भी प्रश्न पूछे जाने वाला है वो मात्र एक ही पार्ट में आपको सारा प्रश्न दे दिया जाएगा। जो सब्जेक्टिव का है मात्र एक ही पार्ट में सारा प्रश्न दे दिया जाएगा। मुश्किल से 20-30 मिनट का वीडियो होगा, देख लीजिएगा आप लोग, पूरा उसको सब्जेक्टिव मिल जाएगा, उसी में से सारा प्रश्न लड़ेगा परीक्षा में। ठीक, 30 प्रश्न है, उसमें से ही आपको 10 गो लड़ेगा परीक्षा में, 10 गो ही पूछा जाता है, याद रखिएगा। आपको इसका मिल जाएगा सब्जेक्टिव। और ये हो गया ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1। अब पार्ट 2 में से भी पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग और बाकी 6 चैप्टर का देखेंगे, पूरा प्रश्न लड़ेगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।